दोस्तों, नमस्कार। राम राम। जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा एक विषय पर चर्चा लेकर आया हूँ और आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। चर्चा का विषय है जलवायु परिवर्तन का जो खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे। वैसे तो एक बात स्पष्ट है कि बदलाव, इतिहास में जो बदलाव हैं वो बड़े बड़े महाविनाश की वजह से ही होते हैं। तो चलिए इस चर्चा में भी कोशिश करते हैं समझने की कि आने वाले वक्त में इस जलवायु परिवर्तन की वजह से महाविनाश होगा या नहीं होगा। क्या हम अपने आप को या अपनी सृष्टि को इस महाविनाश की तरफ ले जाने से रोक सकते हैं या नहीं। अगर रोक सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। पहली बात तो ये है कि हम लोग दिन ब दिन जो कुदरती उपाय हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही करते जा रहे हैं। पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। हाँ भाई, हमें विकास तो चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आने वाले वक्त में हमें कुदरती चीज़ें ही ना मिलें और तबाही ही तबाही होती जाए। पहले आप लोग भी मानेंगे कि पहले वक्त में अगर कहीं पे कोई बारिश या बाढ़ वगैरह अगर आती भी थी तो इतना व्यापक सतह पर कोई नुकसान नहीं होता था जितना अब होता है। पहाड़ों पर पहले बारिश की वजह से अगर जगह फिसलती थी या मलबा नीचे की तरफ आता था तो जगह जगह पेड़ भी लगे होते थे जिनकी वजह से मलबा ऊपर ही रुक जाया भी करता था। नीचे आता था लेकिन बहुत कम आता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो अगर ऊपर से मलबा खिसकना शुरू होता है तो सीधा नीचे आकर ही दम लेता है। रास्ते में उसके रुकने की जगह कहीं नहीं है। अगर आप अमूमन पहाड़ों की तरफ देखना शुरू करें तो आपको आधे से ज़्यादा पहाड़ तो बगैर पेड़ पौधों के ही नजर आएंगे। पहले हर मौसम में व्यापक उस मौसम का एक पूरा असर हुआ करता था। सर्दी होती थी तो सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती थी, बारिश चाहिए होती तो बारिश भी हुआ करती थी। लेकिन अब हर मौसम में बदलाव भी होता जा रहा है। और अगर नोट करें या देखें तो ये पता चलता है कि वर्ष 2024 में वायुमंडल का तापमान औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है। कहने को तो 1.5 डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है, लेकिन दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है। छोटी बात बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी बात है। यूँ तो वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही चेताया था कि, और इसी संदर्भ में उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे और फिर पूरी दुनिया को बाढ़, सूखा, तूफान जैसी कई आपदाओं का सामना भी करना पड़ेगा। आम तौर पर हम लोगों ने देखा भी है और अखबारों में पढ़ा भी है कि हर बार जलवायु सम्मेलनों में कई बड़े बड़े समझौते होते हैं
और होते ही रहते हैं। पर क्या जो भी देश इन सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं, क्या वो उन समझौतों को पूरी तरह लागू करते हैं, या पूरी तरह पूरी ईमानदारी से उन पर काम करते हैं, या उनकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति शक्ति है कि वो उन समझौतों को लागू करें, या जो उपाय किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, या फिर कोई और वजह है जिस वजह से ये खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वजहें तो कई हो सकती हैं, लेकिन क्या रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? मशहूर इतिहासकार वाल्टर शेडिल की किताब द ग्रेट लेवलर के अनुसार मानव इतिहास में असली परिवर्तन तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा महाविनाश की वजह से ही होते हैं। और हम लोग इस समय अगर ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो यही समझ आता है कि ये बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से बदल रहा है, वो इस सृष्टि को महाविनाश की तरफ ही लिए जा रहा है। दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसी सहमति सभी देशों, मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जो देश जलवायु सम्मेलनों में भाग लेते हैं, के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर बनी है, वैसी सहमति आज तक इन्हीं देशों में किसी और मुद्दे पर शायद नहीं बनी है। तो दर्शकों, चलो, बात तो वैसे पूरी दुनिया की है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात सिर्फ भारत की करूं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर जहाँ पर भी है, तो क्यों ना हम अपने देश के बारे में सोचें और कोशिश करें कि उन वजहों को दूर किया जाए जिनकी वजह से ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि हमारी कुछ वजहें या हमारी कुछ कोशिशें बाकी की दुनिया को कोई रास्ता दिखा पाएँ, या उन देशों की कुछ कोशिशें उन्हें भी समझने की कोशिश करें कि शायद वो हमें कुछ रास्ता दिखा पाएँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसी बाधाएं इन उपायों को लागू करने के लिए हमें तंग कर रही हैं या हमारे रास्तों में आ रही हैं, वैसी ही बाधाएं हर देश के रास्ते में आती हों, या इसी वजह से वो इन उपायों को अपने देश में पूरी तरह से लागू ना कर पा रहे हों। तो चलो, इस क्रम में हम फिलहाल बात करते हैं और करेंगे सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर संसद भी है, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, हमारे चुने हुए सांसद भी हैं जो पूरे देश से चुनकर आते हैं और वहीं दिल्ली में विराजमान भी होते हैं। कुछ दिन पहले, यानी कि तकरीबन 2-3 महीने पहले, आप लोग, हम सब लोग टेलीविज़न पर खबरें सुनते हुए अक्सर दिल्ली की AQI के बारे में सुना करते थे कि आज दिल्ली की फलां जगह पे AQI का लेवल 400 पार हो गया, आज 450 हो गया, आज दिल्ली में सांस लेना दुर्भर होता जा रहा है, आज दिल्ली में जो हो गया, आज दिल्ली में धुएं की एक चादर ने पूरी दिल्ली को ढक कर रख दिया है। उसके ऊपर कई जगहों पर कोर्ट में भी
बहस आई या और जगहों पे बहस बड़ी आई, टीवी पे बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन क्या एक बात सोचने योग्य है, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे भारत के सांसद दिल्ली में बैठते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी दिल्ली में हैं, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब दिल्ली में हैं। क्या कभी किसी ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने की या इसके बारे में सोचने की या इसके बारे में लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की? नहीं। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री वो सोलर गैस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई और सांसद जिसने भी पार्लियामेंट में संसद भवन में कोई साथ चर्चा की कोशिश की या किसी सांसद ने कोई एक सुझाव रखा हो, बिल्कुल नहीं। हमारे सांसदों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से वास्ता है। दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखें, सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर होकर चल रही है। नेचुरल कुदरती स्रोतों पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार का पूरा जोर इस समय सोलर सिस्टम पर चल रहा है, लेकिन ये सोलर सिस्टम के बारे में लोगों को बता तो रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं, पर ये भी सोचने और समझने की बात है कि क्या ये उपाय काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं, या फिर हम लोग ही इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। सरकार तो हमें, सरकारी एजेंसियां तो हमें जहाँ तक बता रही हैं कि अगर आज की तारीख में हम अपने घरों पर सोलर सिस्टम, सोलर पैनल लगा लें तो हमारा आज की तारीख से ही हमारा बिजली का बिल कम हो सकता है, जो हमें फ़ायदेमंद है। सरकार इसमें आधी से ज़्यादा तो सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे लगाने की जगह पीछे हट रहे हैं। क्यों? दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2013 में चाइना के बीजिंग शहर में शहर का और सिंगापुर का AQI लेवल 600 और 400 क्रॉस कर गया था। फिर इन दोनों देशों ने अपने स्तर पर जो काम किया, उसकी वजह से इनका AQI लेवल बहुत ही कम हो गया और आज की तारीख में भी बहुत कम है। ये उदाहरण हमें पूरी तरह समझाता है कि अगर मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति हो या किसी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता है। मतलब ये कि अगर हम ठान लें कि हमने ये करना है तो हम करके ही रहेंगे। साफ जाहिर होता है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है ही नहीं कि कोई अच्छा काम करें। अब इस जलवायु परिवर्तन के एक मुख्य कारण के ऊपर नज़र डालें तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आज की तारीख में जो भी काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है या जो भी गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, इनमें जैविक ईंधनों का प्रयोग होता है। आप माने या ना माने, हमें आज नहीं तो कल इन तकनीकों को बदलना ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना एक वक्त तो ऐसा आएगा कि इन्हें जब पूरी तरह से यकदम एक ही दम बदलना पड़ जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूरा सिस्टम ही बदलना है या हम बदलने जा रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं
तो दोस्तों, पहले ये समझना होगा कि इस पर हमारी लागत कितनी आएगी। इस समय इसकी लागत इतनी आएगी जितना हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग तो क्या, अगर सरकार भी अपने पूरे सिस्टम में इसको बदलना चाहे तो इतनी लागत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो शायद मेरे ख्याल से, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री जगह जगह हर जगह सोलर पैनल सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, शायद यही वजह होगी। क्योंकि बिजली बनाने में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयला भी तो गैस का उत्सर्जन कर ही रहा है। हमारे जहाज चलते हैं उनमें भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वो भी गैस उत्सर्जन कर रहे हैं। हमारी ट्रेनें चलती हैं डीजल से चलती हैं, पहले तो कोयले से चलती थी, अब डीजल और बिजली से भी चलती हैं, ये भी गैस उत्सर्जन कर ही रही हैं। इन चीज़ों को बदलने के लिए एक व्यापक तौर तरीके से एक अभियान चलाना होगा। हाँ, सरकार से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे पहले तो सरकार ऐसा करे कि सरकार के जितने भी अपने कार्यालय हैं या जहाँ पर सरकारी लोग रहते हैं, उन सारी जगहों पर सोलर पैनल लगा दें। शुरुआत वहीं से करें कि इनके लिए सोलर पैनल अनिवार्य है। और उसके बाद सरकार जो लोग छोटे छोटे घर बना रहे हैं उनमें पूरी तरह सब्सिडी देकर उनके लिए भी छोटे छोटे सोलर पैनल अनिवार्य करें, ताकि जो नए घर बन रहे हैं उनमें शुरू से ही सोलर पैनल लगा दिए जाएं। और जो पुराने बने हुए हैं वहाँ पर सरकार वैसे तो सब्सिडी दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज की तारीख में छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए जो तोड़ फोड़ की जाती है या नीचे आंगन में जो तोड़ फोड़ की जाती है उससे डरते हैं। तो सरकार को चाहिए कि सरकार बोले भाई ऐसा है, तोड़ फोड़ का सारा खर्चा भी हम देंगे, आपकी तरफ से कुछ नहीं जाएगा, सब्सिडी हम दे ही रहे हैं, तोड़ फोड़ भी हम ठीक करवा के देंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से शायद लोग तैयार हो जाए। हाँ, एक दिक्कत फिर ज़रूर आएगी। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम है, एक एक टावर में तकरीबन 100 200 टावर बने हुए हैं। वहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए कोई नया ही रास्ता खोजना पड़ेगा। हाँ, मैं तो अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि खोजना पड़ेगा, सरकार की नज़र में भी होगा और है भी। शायद सरकार ने उनके लिए भी कोई रास्ता खोजा हुआ। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और विदा ले रहा हूँ। विदा लेते हुए वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।